हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 27 अक्टूबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन होते हैं, जो आगामी किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। साथ ही साथ उन क्वेश्चन से रिलेटेड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, उन सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर कराया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और हम आज के सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में फीफा रैंकिंग 2024 में भारतीय टीम किस स्थान पर है? यानी हाल ही में फीफा रैंकिंग जारी की गई। फीफा फुटबॉल आप सभी लोग जानते हैं, तो फीफा फुटबॉल की जो रैंकिंग है वो जारी की गई है और इसमें भारतीय जो टीम है वो किस स्थान पर है? तो ए ऑप्शन है 122वें, बी ऑप्शन है 125वें स्थान पर, सी ऑप्शन है 121वें स्थान पर और डी ऑप्शन है 99वें स्थान पर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 125वें स्थान पर फीफा रैंकिंग 2024 में भारतीय टीम पहुंच चुकी है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में 125वें स्थान पर पहुंच चुकी है। यानी देखा जाए अगर तो जो फीफा की रैंकिंग अभी हाल ही फिलहाल ताज़ा रैंकिंग 2024 में आई है, इसमें 125वें स्थान पर है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम। वियतनाम के खिलाफ अभी हाल ही में जो मैच हुआ, तो उसके खिलाफ मैच में एक अंतर्राष्ट्रीय मैत्रीपूर्ण मैच में 1-1 से ड्रा की बदौलत भारत ने एक पायदान का सुधार किया हुआ है और भारत अब 125वें स्थान पर जो टीम है फुटबॉल की वो पहुंच गई है। भारत के अंकों की जो संख्या है, यानी कि अगर अंकों की बात की जाए कितने पॉइंट्स हैं, तो 1133.78 ये पॉइंट हो चुके हैं भारत के और 1133.78 पॉइंट के साथ भारतीय टीम 125वें स्थान पर है। फीफा रैंकिंग में अगर शीर्ष की बात की जाए फर्स्ट पोजीशन पर, तो अर्जेंटीना पहले की तरह अर्जेंटीना पहले पॉइंट पे बनी हुई है, पहला स्थान हासिल किया हुआ है। इसके जो पॉइंट हैं वो हैं 1883.5 अंकों के साथ ये पहले स्थान पर पहुंच गई है अर्जेंटीना, जो कि पहले भी यही टॉप पर थी। इसके बाद बात करें तो फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड और ब्राज़ील ये शीर्ष 5 स्थानों में है। यानी कि फिर सेकंड स्थान पर है फ्रांस, थर्ड स्थान पर है स्पेन, फोर्थ पे है ब्राज़ील और फिफ्थ पोजीशन जो है वो ब्राज़ील की बनी हुई है। यानी फोर्थ पे है इंग्लैंड और फिफ्थ जो पोजीशन है वो ब्राज़ील की बनी हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में स्वीडन में किसे राजदूत नियुक्त किया गया? यानी भारत की तरफ से स्वीडन में किसको राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ऑप्शन बी है समा जैन, ऑप्शन सी है मुक्तेश कुमार परदेसी और ऑप्शन डी है तरनजीत सिंह संधू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो हैं इनको स्वीडन में भारतीय राजदूत अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो डॉक्टर नीना मल्होत्रा को स्वीडन के लिए भारत की अगली राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में ये विदेश मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा जो हैं वो भारतीय विदेश सेवा की 1992 बैच की प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। इटली में ये भारतीय राजदूत रह चुकी हैं, यानी इससे पहले इटली में ये भारतीय राजदूत रह चुकी हैं और सैन मरीनो गणराज्य में भी ये भारतीय राजदूत के रूप में इन्होंने कार्य किया हुआ है और अब वर्तमान में स्वीडन में भारतीय राजदूत के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो हाल ही में किस भारतीय टीम की पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की हुई है? और ये भारतीय टीम किस खेल से संबंधित है? तो ये है संबंधित हॉकी से। यानी हॉकी की जो भारतीय टीम है उसकी पूर्व कप्तान ने संन्यास की घोषणा की है। तो कौन है? तो ए ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर, बी ऑप्शन है रानी रामपाल, सी ऑप्शन है वेदा कृष्णमूर्ति और डी ऑप्शन है स्मृति मंधाना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी रानी रामपाल, जो कि हॉकी के एक बहुत ही अच्छी प्लेयर और भारतीय टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो आर्टिकल में देखते हैं, इंडियन वुमेन्स हॉकी लीजेंड रानी रामपाल अनाउंस रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट की इन्होंने घोषणा की हुई है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा की।
इन्हें भारतीय हॉकी की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं और 120 गोल भी किए हुए हैं और ये पूर्व कप्तान भी रह चुकी हैं। इन्होंने 2008 के ओलंपिक क्वालिफायर में मात्र 14 वर्ष की उम्र में अपनी शुरुआत की थी, यानी 2008 में इन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर में इन्होंने 14 वर्ष की उम्र में हॉकी टीम के लिए इन्होंने खेला, भारतीय हॉकी टीम के लिए इन्होंने खेलना शुरू किया था और ये टोटल 254 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुकी हैं और 120 इन्होंने गोल भी किए हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत चना दाल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो ए ऑप्शन है प्रहलाद जोशी, बी ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, सी ऑप्शन है नितिन गडकरी और डी ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत चना दाल के दूसरे चरण की इन्होंने शुरुआत की हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगर इसके बारे में हम डिटेल में बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारत चना दाल के दूसरे चरण की इन्होंने शुरुआत की हुई है, जिससे आवश्यक खाद्य वस्तुएं सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके, यानी कि जो आवश्यक खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य सामान हैं, उन सभी को सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए इन्होंने भारत चना दाल के दूसरे चरण की शुरुआत की हुई है। एनसीसीएफ, नाफेड और केंद्रीय भंडार से मोबाइल वैनों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया गया तथा 3 लाख टन चना को चना दाल में बदलकर 70 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी पर बेचा जाएगा, यानी 3 लाख टन जो चना है उसको चना की दाल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसके बाद 70 रुपये प्रति किलोग्राम की एमआरपी के साथ में उसको बेचा जाएगा। बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एडीबी के नाम से जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है? यानी कौन सा देश है जो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है अभी हाल ही फिलहाल में? तो ए ऑप्शन है यूक्रेन, बी ऑप्शन है इजराइल, सी ऑप्शन है सिंगापुर और डी ऑप्शन है मालदीव। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी इजराइल अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का 69वां सदस्य देश बन गया है। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, इजराइल ज्वाइंस एशियन डेवलपमेंट बैंक एज 69th मेंबर कंट्री, यानी 69वें देश के रूप में ये शामिल हुआ है। तो हाल ही में इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य देश बन गया है, जिससे उसके यानी उद्देश्य क्या है, इसके शामिल होने के बाद उसके जो वैश्विक रणनीति संबंधों और आर्थिक पहुंच को बढ़ाया जा सके, यानी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके तथा वैश्विक रणनीति संबंधों और आर्थिक पहुंच को बढ़ाया जा सके। एडीबी के गवर्नेंस बोर्ड ने अप्रैल 2022 में ही इजराइल की सदस्यता को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अब जाकर के जो इजराइल है वो एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 का आयोजन हुआ है? यानी कि COP16 का जो आयोजन है वो किस देश में हुआ? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन ये किस देश में आयोजित हुआ? तो ए ऑप्शन है ब्राजील, बी ऑप्शन है कोलंबो, सी ऑप्शन है कोलंबिया और डी ऑप्शन है दुबई। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कोलंबिया देश में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे COP16 के रूप में जाना जाता है, इसका आयोजन अभी किया गया है। आर्टिकल में भी आप देख सकते हैं, कोलंबिया होस्ट COP16 नियरली 200 कंट्रीज इंगेज इन डायलॉग, यानी कि जो सम्मेलन हुआ उसमें लगभग 200 जो देश हैं, इन्होंने देश के जो पर्यावरण नेता हैं इन्होंने भाग लिया हुआ है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन यानी COP16 कोलंबिया में शुरू हुआ और इसमें लगभग 200 देशों के जो पर्यावरण नेता हैं इन्होंने भाग लिया। यह बैठक 196 देशों द्वारा हस्ताक्षरित कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के बाद आयोजित की जा रही है, यानी 196 द्वारा हस्ताक्षर किया गया था देशों के द्वारा जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता समझौता हुआ था उसके अंतर्गत, और उसी के बाद ये जो आयोजित किया जा रहा है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन। CBD जैव विविधता के संरक्षण लक्ष्य 2050 तक
प्रकृति के साथ सामंजस्य रहना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है 2050 तक। जैव विविधता का जो संरक्षण का जो लक्ष्य है वो 2050 तक रखा गया है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जा सके, प्रकृति के साथ सामंजस्य में कैसे रहा जा सके, ये 2050 तक का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बने, या कह सकते हैं कौन हाल ही फिलहाल में कुलपति जो है वो बनाए गए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के। तो ए ऑप्शन है मोहम्मद शकील, बी ऑप्शन है नजमा अख्तर, सी ऑप्शन है मजहर आसिफ और डी ऑप्शन है इकबाल हुसैन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी मजहर आसिफ जो हैं वो हाल ही में जामिया मिलिया इस्लामिया के कुलपति बनाए गए हैं, या कह सकते हैं वाइस चांसलर बने हुए हैं। आप यहाँ आर्टिकल में भी देख सकते हैं, यही है जो बनाए गए हैं मजहर आसिफ। तो हाल ही में मजहर आसिफ जामिया मिलिया इस्लामिया के वाइस चांसलर बने। वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू के स्कूल ऑफ लैंग्वेज के प्रोफेसर जो हैं वो रह चुके हैं। तो जेएनयू जवाहरलाल नेहरू जो विश्वविद्यालय है उसके स्कूल ऑफ लैंग्वेज के प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और अभी हाल ही फिलहाल में इनको जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर नियुक्त किया गया है। इनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होने वाला है, यानी 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होगा। 2005 में वह एसोसिएट प्रोफेसर बनाए गए थे, यानी 2005 में इनको एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो बनाया गया था। प्रोफेसर आसिफ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो मसौदा समिति थी उसके भी ये सदस्य थे, यानी 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाई गई थी तो उसके जो मसौदा समिति थी उसके ये सदस्य भी थे, और अब इनको जाकर के जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश के चांसलर भारत दौरे पर आए हुए हैं, यानी कौन से देश के जो चांसलर हैं वो भारत दौरे पर अभी हाल ही में आए हुए हैं। और अभी भारत दौरे पर जब आए तो प्रधानमंत्री मोदी जी से इनकी मुलाकात भी हुई। तो क्या कुछ बातें निकल करके आई और उसके बारे में हम बात करें तो किस देश के हैं चांसलर, तो ए ऑप्शन है कनाडा, बी ऑप्शन है अमेरिका, सी ऑप्शन है जर्मनी और डी ऑप्शन है ब्राजील। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी देश के जो चांसलर हैं वो भारत दौरे पर आए हुए हैं। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं। और हम डिटेल में बात करें तो भारत दौरे पर जो जर्मन चांसलर जो सॉल्ज हैं वो आए हुए हैं, और इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात भी की, यानी नाम इनका सॉल्ज, और यही भी भारत के दौरे पर आए हुए हैं। कब, तो 25 अक्टूबर 2024 को ये आए हुए थे, और भारत में आकर के इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात भी की। और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने पर केंद्रित कई मुद्दों पर चर्चाएं भी हुई, यानी कि कैसे एक दूसरे देशों के जो द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध हैं उनको मजबूत किया जा सके, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चाएं भी हुई। भारत और जर्मनी के बीच 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंशंस की जो अध्यक्षता है वो भी की जा रही है, यानी ये दोनों लोग जो कि जर्मन के चांसलर सॉल्ज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये दोनों लोग मिल करके 7वें इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेंशंस की जो अध्यक्षता है वो कर रहे हैं, और इसी के उपलक्ष्य में ये भारत दौरे पर आए हुए थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया, यानी कि एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है किसने, यानी उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो ए ऑप्शन है राजीव कुमार, बी ऑप्शन है एस जयशंकर, सी ऑप्शन है अमित शाह और डी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, और इन्होंने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और डिटेल में अगर हम इसके बारे में बात करें तो हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने उज्बेकिस्तान के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। किस लिए, तो जो इलेक्ट्रल कोऑपरेशन है इस पर चर्चा करने के लिए ये वहां पर गए हुए थे, इलेक्ट्रल कोऑपरेशन, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में उज्बेकिस्तान में केंद्रीय चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए इनको वहां पर इन्वाइट किया गया था। तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार, ये उज्बेकिस्तान में 27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वहां गए हुए हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में इनको वहां पर बुलाया गया है। राजीव कुमार जो कि 15 मई 2022 को देश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में ये नियुक्त किए गए थे, यानी कब, किस रूप में,
15 मई 2022 को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया था। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए उन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।